हेलो गाइस, और ये हमारा लास्ट पोर्शन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पहला है। मैं कोशिश करूंगा तीनों चैप्टर एक साथ कवर कर दूं जो थंबनेल पे हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे क्वेश्चन आपके हो जाएं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, पहली चीज़ आपका क्या है, रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस जी। तो वही रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस उल्टा होता है, तो जी इक्वल टू 1/r। तो रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हो जाएगा तो रो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, ये दोनों आपस में उल्टा होंगे। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये नोटेशन आपको पहली बात तो आना चाहिए। दूसरी चीज़ यूनिट आना चाहिए। आर की यूनिट सबको पता है रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो जी की यूनिट क्या होगी 1/ओम, जिसे हम लोग साइमन कहते हैं। 1/ओम को हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। यहाँ से R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, ये आप सब जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की R की यूनिट रो ओम होती है, रो की हमें रो की यूनिट चाहिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके रो की यूनिट आ जाएगी आपका ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। और के की यूनिट क्या आएगी 1/रो, तो 1/ओम सेंटीमीटर। तो 1/ओम को हम क्या बोलते हैं, साइमन, और सेंटीमीटर -1। ठीक, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। डेफिनेशन में आते हैं, ये मान लीजिए अपना क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, ये ठीक है। तो इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब का, भाई इसी क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टिविटी कहेंगे, उसी का जो कंडक्टिविटी होगा उसे के कहेंगे। दूसरी चीज़ ये देखिए R1/R2, अगर हमें R1/R2 करना है, इसका मतलब ρ1/ρ2, तो उल्टा कर दो K2/K1 इज इक्वल टू G2/G1। ये इतनी चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुआ है, बनता है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000/m। इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, क्योंकि देखो मोलारिटी है, यहाँ पर मोलारिटी है, तो यूनिट नहीं निकालेंगे, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। यहाँ पर बस वही चीज़ क्या है, मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है इसकी डिफिनीशन पे बहुत बार आया है, तो आपको ध्यान रखना है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाई ऑल आयन गिवन बाई 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर बस ध्यान, 1 मोल है तो मोलर, और यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट, इतना ध्यान देना है। दोनों में रिलेशन क्या होता है सबको पता है, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन उसकी वजह से लैम्डा m इज इक्वल टू एन फैक्टर लैम्डा इक्विवेलेंट, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, हम निकाल सकते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। पहली चीज क्या ध्यान रखना है, एन फैक्टर सिर्फ एक के लिए होता है, सिर्फ एक की। जैसे O2 है तो O2 का नहीं होगा, O का होगा। एक O का निकालो, फिर O2 का मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव होता है, जैसे एग्जांपल एसिड, एसिड मान लो है कोई, तो कितना H+ दे सकते हैं, देखो HCl 1 H+, एक एन फैक्टर। H2SO4 2 होता है तो 2 हो जाएगा। बेस में कितना OH दे सकता है। अगर कोई आयन है तो आयन के ऊपर कितना चार्ज है, हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, आयन के ऊपर कितना चार्ज है। तो Na पर +1 है तो 1, O पर -2 है, सल्फेट पर -2 है, ये आपका ऑक्सीलेटो -2 है, नाइट्रोजन पर -3 होता है। तो हमें माइनस से मतलब नहीं है, हमें कितना है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 2 है तो हम 2 लेंगे। साल्ट में भाई, साल्ट की जब बात करते हैं तो टोटल प्लस कितना है, टोटल माइनस कितना है। जैसे देखो NaCl में 1 + 1 -, तो चाहे प्लस वाला ले लो और चाहे माइनस वाला ले लो। तो Na पर 1 प्लस है तो 1 ले लिया, कैल्शियम पर 2 प्लस है तो 2 ले लिया। Al2 एल्युमिनियम पर 3 होता है तो 2 एल्युमिनियम, मैंने कहा था ना एन फैक्टर 1 का होता है। तो एल्युमिनियम पर कितना है, +3, लेकिन है एल्युमिनियम कितने, 2, 2 3 6 हो गया। दूसरी चीज, स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आपसे पूछा जाता है, तो ग्राफ मैंने बना दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग का ऐसे और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होता है, ठीक। √C में ग्राफ है। इसमें डाइल्यूशन, अब देखो स्ट्रांग क्या है, पूरा का पूरा टूट जाता है, तो और पानी मिलाओगे तो भाई जब पूरा टूट चुका है और थोड़ी टूटेगा, तो अल्फा सेम रहेगा, आयन भी सेम रहेगा, कंडक्टेंस लेकिन बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको ये K = C∝², तो ये जो अल्फा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, आयन बढ़ेगा। क्लोराउस लॉ पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसको मैंने VIP एरिया में रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या ध्यान देना है कि क्लोराउस लॉ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करते हैं। हम क्या मानते हैं कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका अल्फा कितना होगा, 1 ही होगा, उनका अल्फा कितना होगा, 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा। ये क्या कहना चाहता है, सिंपल, ये देखो आपका लिखा हुआ है कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट होता है, जो लैम्डा इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, आपके कैटायन के और एनायन के बराबर होता है। वही चीज लिखी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, यानी कैटायन और एनायन के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये एक पार्ट आपका जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। Al2SO4 थ्राइस मैंने लिया है, तो किस में टूटेगा, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 में टूटता है, और ये 3SO4 माइनस 2 में टूटता है, ठीक। हम ये चीज़ ले रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। लैम्डा इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, मैंने बताया था लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, कैटायन का और एनायन का। एक मोल है तो एक एक होता है, लेकिन जो आपका लैम्डा एम होता है, ठीक है ना, मोलर वाला होता है, तो मोलर में कितने मोल हैं, तो आप देख सकते हो एल्युमिनियम में कितने मोल हैं, 2, और सल्फेट के कितने मोल हैं, 3। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका ध्यान देना। और जब हम दोनों को रिलेट करेंगे, इक्विवेलेंट को और मोला इसको रिलेट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो m होता था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो m वाला होता है वो n गुना होता है इक्विवेलेंट का, ठीक है ना। या एक बार देख लीजिए, जो लैम्डा m वाला होता है वो क्या होता है, n इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो अगर हमें इक्विवेलेंट चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, लैम्डा m के नीचे n से मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर से, ठीक है ना। तो इसका n फैक्टर कितना है, देखो इसका n फैक्टर कितना है, इसके ऊपर चार्ज 3 से डिवाइड कर दिया, इसका n फैक्टर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, एप्लीकेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिएगा। टू फाइंड लैम्डा m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है समझना। ये मान लो हमने दिया हुआ है आपका, ये आपका साल्ट दिया हुआ है, तो ये माइनस में टूटेगा और प्लस वाले में टूटेगा, कैटायन और एनायन में टूटेगा। HCl भी H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। NaCl Na में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ तक तो दिया हुआ होगा, आपको निकालना किसका है, यही क्वेश्चन आएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी आपको इसका निकालना है और H प्लस का निकालना है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, CH3C डबल बॉन्ड O चाहिए, इसका मतलब ये वाला चाहिए, देखो ये वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ऐड करेंगे, X वाले को, ये इसका X है तो X वाले को ऐड करेंगे, और हमें क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, इसका मतलब H प्लस वाला भी ऐड करेंगे, तो Y को ऐड करेंगे, तो X और Y को ऐड करेंगे। देखो X को और Y को ऐड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, NaCl। भाई NaCl तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसका मतलब NaCl से माइनस कर दो, तो Z वाला हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल कहानी, जिसको चाहिए उसको ऐड करो, बाकी जो तीसरा बचेगा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। दूसरा ये फार्मूला कुछ याद रखना आपको, Ka क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर, कई बार हम लोग देख चुके हैं। अल्फा क्या होता है, लैम्डा m अपान लैम्डा m नॉट। कैसे, लैम्डा m का तो मोलर किसी भी टाइम पर, और इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डायलूशन। तो आपको ये दे दिएगा, तो ये फार्मूले से निकाल सकते हो, और यहाँ से पुट करके K निकाल सकते हो। S क्या होती है भाई, सॉल्युबिलिटी और मोलारिटी एक ही चीज़ होती है, K इंटू 1000 बाई m, लैम्डा m, ठीक है ना। अच्छा, लैम्डा m क्या होता था, K इंटू 1000 बाई m, हमने बस उल्टा कर दिया। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, एक सॉल्वेशन या हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डाइल्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो ये पार्ट, पहला पार्ट आपका खत्म होता हुआ। बाकी जो सेकंड पार्ट है मैं उसको कॉपी पे करवाऊंगा, ठीक है ना। कुछ पार्ट कॉपी पे करवाऊंगा और कुछ पार्ट आपका यहाँ पर करवाऊंगा, ताकि कम समय में बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकें। सेकेंड पार्ट आपका सेल होता है, ठीक है ना। सेल में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। क्या होता क्या, ये कई क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंस दोनों में। दूसरी चीज़, अगर ई एक्सटर्नल, भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, E0 सेल जो भी होगा उससे ज़्यादा दे देंगे, तो ई एक्सटर्नल अपना ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसकी वजह से करंट, और उसकी वजह से वोल्टेज निकलता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी निगेटिव होती है। इसमें हम बैटरी खुद लगाते हैं, और बैटरी जो नॉन स्पॉन्टेनियस और आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। तो आई फिर ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल क्या होती है, डैनियल सेल जिसे कहते हैं, एक Zn होता है, एक कॉपर होता है। हल्का सा इसका देख लीजिए होता क्या है, ये देखिए, ये आपका है ZnSO4, और ये Zn आपका, इस पर ये Zn होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और ये कॉपर होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना, CuSO4। लोन आपको याद कैसे करना है, लोन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, निगेटिव होता है। देखो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, तो लेफ्ट में क्या होगा आपका, एनोड है, इसे एनोड है, और एनोड कैसा है, निगेटिव है, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का देना। तो Zn से Zn+2 में जा रहा है, देखो Zn से Zn+2 में जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर में क्या, रिडक्शन होगा, यानी कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर का रिडक्शन होगा। इतनी चीज़ होगी, ठीक है ना। और हाफ सेल कैसे, हाफ सेल आपको बनाना आना चाहिए। देखो Zn से क्या हुआ, Zn+2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जबकि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में जाएगा। तो ये एनोड और ये कैथोड, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये आपकी पूरी की पूरी सेल बन गई।
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लेफ्ट में देखो ये बीच में साल्ट ब्रिज होती है, साल्ट ब्रिज, ये देखो आपकी ना ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज। इन दो टाइप का सर्किट, एक इंटरनल सर्किट होता है और एक आपका एक्सटर्नल सर्किट होता है। ये देखो ये अंदर वाला इंटरनल सर्किट हो गया और ये आपका बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट हो गया, अभी देखेंगे। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेफ्ट में मैंने बताया था, लेफ्ट में क्या होता है एनोड, एनोड निगेटिव होता है। तो एनोड क्या है, Zn से किस में जा रहा है, Zn+2, इसलिए देखो Zn पहले लिखा, Zn+2, तो इसका मतलब क्या है Zn से Zn+2 में जाएगा। ये जो लाइन खींचा इसका मतलब क्या है, फेज बाउंड है, एक सॉलिड है और एक इक्वस है। ये कैसा है, देखो कैथोड है, कैथोड में रिडक्शन होता है, यानी +2 से 0 में जा रहा है, तो ये पूरी इक्वस से सॉलिड में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ क्या, देखो Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज अभी पढ़ेंगे। Zn क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं, आपका एक सिंपल सी चीज़ देख सकते हैं कि Zn इलेक्ट्रॉन देगा। खुद सोचो, देखो Zn ने इलेक्ट्रॉन दिया दिया दिया, सबको पता है इलेक्ट्रॉन इस Zn की तरफ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगी। अगर यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इधर जा रही होगी। तो देख लो आपकी करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर में आपकी पूरी की पूरी। दूसरी चीज़ आपको क्या दिया हुआ है, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज़, 2 टाइप के वेसल होंगे, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, रिडक्शन क्या होगा, कैथोड पे होगा, ठीक है ना। और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये बात सबको पता है। दूसरी चीज़ क्या है, करंट फ्लो कैसे होगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी एक्सटर्नल सर्किट जो बाहरी सर्किट होगी उसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगी, Zn से कॉपर में जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन Zn से कॉपर में जाता है भाई, सुबह देखो सिंपल बात, हम बाहरी सर्किट को देखेंगे तो Zn इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन Zn से कॉपर में जाएगा तो हमारी करंट कहाँ जाएगी, कॉपर से जाएगी। तो अंदर अगर कॉपर से जाएगी, सॉरी बाहरी सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में अगर कॉपर से आप Zn की तरफ जाएगी तो इंटरनल सर्किट में उसका उल्टा कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वेट ऑफ द Zn रॉड, भाई देखो Zn रॉड क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और कॉपर रॉड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, भाई देखो Zn से Zn+2 बन रहा है, इसका मतलब +2 वाला ज़्यादा होगा, जबकि कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है तो कॉपर +2 क्या हो जाएगा, कम रहेगा। लेकिन सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। साल्ट ब्रिज का फंक्शन देखते हैं। साल्ट ब्रिज जो अभी देखा था वो कैसा होता है, जिलेटिन या अगार अगार का आपका होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ का फंक्शन खाली आपको देखना है कि फंक्शन क्या होता है, पहला सर्किट को कंप्लीट करता है, भाई बिना सर्किट कंप्लीट किए करंट फ्लो तो होगा नहीं। दूसरा क्या करता है, अगर आप इसको रिमूव कर दें, भाई अगर इसको हटा देंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरा मिक्सिंग रोकता है, ये मिक्सिंग नहीं करने देता। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपका मेंटेन करता है। तो इतनी बातें आपको खाली ध्यान रखनी है। अगली चीज़ खाली आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। व्हेन अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड इज डिप इन इट्स सॉल्यूशन, सही बात, सॉल्यूशन में डिप्ट करेंगे तो क्या होगा, एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई अगर एक पर पॉजिटिव आएगा एक पर निगेटिव आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ये डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। अगली चीज़ खाली रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी। तो प्राइमरी हम किसको लेते हैं, शी को, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस होती है जिसको 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे लेते हैं। प्लेटिनम ब्लॉक का काम क्या होता है, H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको ध्यान कर रखना है कि भाई E0 स्टैंडर्ड कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या है, मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, प्रेशर 1 atm होता है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखते हैं, हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम होना। प्लस से किस में जा रहा है, H2 में, तो H+ किस में जा रहा है, H2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से, H+ से H2 में जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब H2 से किस में जा रहा है, H+ में जा रहा है, तो H2 है भाई, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन दोनों का जो रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, पोटेंशियल कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द शी, क्यों, Z>1 यानी H2 गैस रिपल्सिव होती है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, सबने इसका नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सबसे ऊपर रहेगा ज़्यादा रिएक्टिव होता है और नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, हमने देखा था। ये पूरी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आपको ध्यान देना है कि SRP क्या होती है, देखो SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ते जाएंगे। देखो लिथियम के लिए माइनस है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए कितना 2.87 है, तो नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखें, लिथियम इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस से लिथियम, तो क्या रिडक्शन हुआ, हाँ रिडक्शन हुआ। Na+ देखो इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन हुआ, हाँ इसका रिडक्शन हुआ। तो सबका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Ag भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का लेना इसका मतलब क्या है, रिडक्शन, यानी ये किस पर बेस्ड है, रिडक्टिविटी पर बेस्ड है। इतनी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लिया,
ठीक है ना, प्लस से जीरो में, प्लस से जीरो में, प्लस से जीरो में, और ये जीरो से माइनस में गया। ठीक, जैसे जैसे नीचे आ रहेंगे आपको ध्यान क्या देना, जैसे जैसे नीचे आएंगे आपकी एसआरपी क्या हो रही है, बढ़ती जाएगी। एसआरपी बढ़ने का मतलब क्या है, रिडक्शन टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, देखो मैं खुद हो रहा हूँ रिड्यूस, दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी, कम। भाई नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, कम होती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या होता है, कम। तो हमें क्या याद रखना है, नीचे जाएंगे तो एसआरपी बढ़ेगी, तो रिडक्शन बढ़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा, कम होगा। अगर इसी का उल्टा हम लोग कर दें, देखो इसे लिथियम इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अब लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी Li से Li प्लस, तो क्या एसआरपी क्या हो जाएगा, एसओपी हो जाएगा। यानी अब अगर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, देखो अगर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा एसओपी बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन बढ़ता जाएगा, तो रिडक्शन टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी। ऑक्सीडेशन, भाई जाहिर सी बात है, अगर नीचे जाने पर रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ेगी तो ऊपर जाने पर क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर क्या होगा, वो रिडक्शन पावर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। यानी एसआरपी अगर बढ़ेगी, नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ेगी तो खुद रिड्यूस ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा नीचे जाने पर, और ऊपर जैसे जाएंगे आपका तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। चौथा एनालिसिस आपका क्या है, चीज़ है क्या है, देखो नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देखो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो एनोड होता है। इसीलिए देखो Zn क्या होता था, एनोड, कम रिएक्टिव वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। तो रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर Zn और CuSO4, भाई जाहिर सी बात है Zn मोर रिएक्टिव होता है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन कॉपर लेस रिएक्टिव होता है और ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगला एनालिसिस क्या होती है, देखिए जो मेटल ऑक्साइड होती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। थोड़ी देर पहले हमने अभी देखा था कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का क्या होता है, घटता है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे इसमें देखिए कि जो लिथियम कार्बोनेट होते हैं वो स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, जबकि जो Ag वाला होता है भाई लेस स्टेबल होगा। इसीलिए आप लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ते होंगे, Ag वाला हीट दे दो और आसानी से टूट जाएगा, जबकि इसको हीट देने पर आसानी से नहीं टूटेगा। अगली चीज़ क्या होती है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, द मेटल विच कैन एग्जिस्ट अबव हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिव मेटल कहा जाता है। हम यहाँ पर नॉन मेटल की एनालिसिस करने जा रहे हैं कि नॉन मेटल में क्या होता है। तो हम सिंपल सी बात एक चीज़ कहेंगे कि नॉन मेटल में देखो नीचे सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका एसआरपी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपर वाला जो नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। इसमें कहानी उल्टी है, अपर वाला लेस रिएक्टिव है, नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये दो चीज़ें आपकी क्वेश्चन ज़रूर आता है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिडक्शन ज़्यादा होगा, तो यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन रिड्यूसिंग पावर जो होगी, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, तो I माइनस। ये डायरेक्ट आप अच्छे से समझ लो, इसको रट लो, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यही वो सेम चीज़ है। अपर नॉन मेटल क्या होता है, एनोड, और लोअर नॉन मेटल क्या होगा, कैथोड। यानी हम सिंपल सी कहानी क्या कह सकते हैं कि जो भी ऊपर होगा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ऊपर वाला एनोड बनेगा और नीचे वाला क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। यानी हम सिमिलरिटी देख सकते हैं, अपर सब्सटेंस इन सीरीज, अपर वाला एनोड बनेगा चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या, और लोअर वाला क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटल और नॉन मेटल में आप डिसिमिलरिटी देख सकते हैं कि अब मेटल में क्या होता है, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जबकि नॉन मेटल में नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं, ये इतनी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें एक बार अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए। अगले पार्ट में पढ़ते हैं, इट गिव्स फ्री एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यानी नॉन मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क या यूजफुल वर्क, ठीक है ना, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यही क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, गिव्स फ्री एनर्जी में एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, इतनी चीज़ें कि जो वर्क होता है वो NFE के बराबर होता है, और डेल्टा जी क्या होता है, -W होता है। तो आपको 2-3 फार्मूला याद रखना है। पहले चीज फार्मूला क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जी, जहाँ स्टार लगा है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट। और आपका EF की वैल्यू कितनी होती है, 96,500, कितनी बार पढ़ा होगा आपने। और डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q होता है। नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो ये आपको नस्ट इक्वेशन में इतनी पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। E क्या होता है, E नॉट माइनस RT NF और बाई NF ln Q, ठीक है ना। और डायरेक्ट जो फार्मूला नस्ट इक्वेशन का आता है कि इस पे पूछा जाता है नस्ट इक्वेशन में, डायरेक्ट फार्मूला ये वाला आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इस पे कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये फार्मूला।
आइए आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहला ऑक्सीडेशन लेते हैं। देखो Zn सॉलिड से Zn+2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, ई क्या होता है, ई आपको निकालना है। ई नॉट आपको दिया हुआ होगा माइनस 0.059 वैल्यू होती है 2। ये एन, एन कितना मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा 2। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है Zn+2, Zn+2 रखा। इस पर 1 क्या है, ये जो 1 हमने रखा है ये इसकी पावर है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ हमने नीचे 1 क्यों रखा है, क्योंकि ये सॉलिड में है और सॉलिड क्या क्या होता है 1 होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है, खुद सोचो एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर हम Zn+2 को बढ़ाते हैं, देखो अगर हम Zn+2 को बढ़ाएंगे, ध्यान समझना मेरी इस बात को, अगर हम Zn+2 को बढ़ाएंगे इसका मतलब लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। तो Zn+2 को बढ़ाएंगे तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। अगर लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, अगर लॉग की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा निगेटिव टर्म बढ़ेगा, ये पूरा निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर निगेटिव टर्म बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो, पहले ये मान लो 100 रुपया था, समझना एक बात मेरी, ये 100 रुपया था, पहले इसमें से 50 घट रहे थे। ये 100 रुपया था, पहले इसमें से 50 घट रहे थे, कितना बच रहा था 50। लेकिन अब 50 नहीं, अब 60 घट रहे हैं, अब 60 घट रहे हैं, कितना बचेगा 40। यानी अगर ये निगेटिव की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारा ई आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए डिक्रीज हो जाता है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना। आइए रिडक्शन में देख लेते हैं एक बार ये भी, ठीक है ना। देखो कॉपर+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो वही सेम कहानी इसमें भी, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है 2, तो यहाँ पर हमने क्या रखा 2 लॉग। अच्छा यहाँ पर नीचे क्यों रखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में क्या है सॉलिड, तो सॉलिड का कितना होता है ऊपर 1 और यहाँ पर इक्वस। तो हम किसमें जो भी हम कंसंट्रेशन रखेंगे वो इक्वस में रखेंगे, पानी वाला रखेंगे। तो देखो और यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी कितना है 1 है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ भी वही वैल्यू सेम है। देखो अगर आप कॉपर+2 को बढ़ाओगे, अगर कॉपर+2 को बढ़ाओगे तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर लॉग की वैल्यू कम होगी इसका मतलब पूरा जो घटने वाला निगेटिव वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, चलो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया हमारी पूरी सेल क्या बन गई, देखो ये पूरी की पूरी हमारी सेल बन गई, ठीक है ना। यहाँ पूरी की पूरी सेल बन गई, ये पूरी आपकी सेल बन गई, मैंने सिखाया था। अब पूरी सेल पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.062 लॉग। लॉग किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में कौन है Zn+2, तो हमने Zn+2 रखा है कितना 1, तो 1 पावर है। और यहाँ पर कॉपर+2 नीचे इक्वस में है तो रिडक्टेंट में कौन से, कॉपर+2। अब देखो यहाँ कॉपर सॉलिड में है तो इसका नहीं लेंगे, यहाँ पर भी Zn सॉलिड में है तो इसका भी नहीं लेंगे। कई बार आपका डाइल्यूशन पूछ लेता है तो बहुत सिंपल बता देता हूँ। डाइल्यूशन में क्या होगा, देखो E2 = E1 + 0.03 ना। तो इसका मतलब क्या है, E2 क्या है भाई, इंक्रीज बाय 0। देखो E1 में कुछ इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखो अगर 10 टाइम डाइल्यूशन किया गया है इसका मतलब देखो E2 - E1, यहाँ देखो ध्यान से, अगर E2 - E1 करते हैं कितना आएगा 0.03। अगर 10 टाइम डाइल्यूशन किया गया, 10 की पावर कितना है 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 टाइम डाइल्यूशन किया गया तो 100 का मतलब क्या, 10 की पावर 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 1000 है इसका मतलब 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। अगला चीज़ क्या होती है ये देखो, अगर आपका हाइड्रोजन वाला दिया हुआ है और पीएच वगैरह पूछ रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा आपका -0.06 पीएच, और ऑक्सीडेशन वाले में क्या होगा +0.6 पीएच। तो अगर पीएच वगैरह आपको डायरेक्ट दे देगा तो जितनी भी पीएच देगा आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन वाले के लिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले ध्यान से समझिएगा। देखो मान लो ये लिथियम है, Li+ और इलेक्ट्रॉन लेकर Li में कन्वर्ट हो रहा है, E0 - 3.05 है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ तो माइनस में आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, तो प्लस में होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही चीज़ होते हैं, बस माइनस होते हैं। देखो यहाँ पर E0 वैल्यू वही रहेगी, बस माइनस है। रिडक्शन वाला अगर माइनस है तो ऑक्सीडेशन वाला प्लस हो जाएगा। दूसरी पॉइंट आपको क्या देखना है, यानी पोलैरिटी चेंज हो गई। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ये पहले Li है, ये इसका E0 इतना था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, E0 पर कोई भी चेंज नहीं आता, E0 पर कोई भी चेंज नहीं आता। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट या साइज, इस पर डिपेंड नहीं करता है ना। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखो अब क्या चीज़ होती है भाई, E0 कैसे निकालेंगे, तो 2-3 मेथड होते हैं। मैं हर मेथड को नहीं, एक ही मेथड आपको बताता हूँ सिंपल से। देखो E0 सेल क्या करो, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, E0 सेल आपको निकालना है एनोड प्लस कैथोड,
सिंपल कहानी, अलग अलग तरीका लोग बताते हैं। देखो 3 तरीका मैंने लिखा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एनोड पे जो भी, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो आपको वही सिंपल सा ऐड कर देना है, ठीक है ना, यही करना है आपको, एनोड और कैथोड का निकालना है, एनोड का प्लस। एक कॉमन मिस्टेक क्या होगी मैं वो क्लियर कर देता हूँ जहाँ गलती होगी। देखो यहाँ पर ई नॉट दिया Zn+2 से Zn यानी -0.6। आपको अच्छे से पता है कि Zn पे ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ रिडक्शन। देखो Zn+2 से Zn में जा रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए ऑक्सीडेशन वाला। देखो हमें एनोड पे चाहिए ऑक्सीडेशन वाला, तो अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्लस। इसीलिए देखिए ध्यान से देखिए ये माइनस है, लेकिन जब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो एनोड का क्या ले रहे हैं हम 0.76। तो ये आपको ध्यान देना है, हमें माइनस नहीं, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए, ठीक है ना। अगर रिडक्शन वाला देगा तो हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। आइए छोटी छोटी चीज़ों पे की तरफ चलते हैं, जो बहुत क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन एक एक नंबर में आता है। देखो गिब्स एनर्जी क्या होती है डेल्टा जी का, तो -NFE, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट हो जाता है। अब खुद सोचो स्पॉन्टेनियस कंडीशन में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होता है निगेटिव। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा कब होगा, जब ई नॉट, देखो एन तो पॉजिटिव होगा, एफ भी क्या होता है 96,500 पॉजिटिव होता है, तो ई नॉट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यानी अगर डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो ई नॉट को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होगा डेल्टा जी निगेटिव होगा तो ई नॉट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बाकी इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाएगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें क्या होता है, मान लो इसको आपका Q जो होता है, जो गिव्स ये सॉरी जो है नेक्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल माइनस ये पूरा लॉग Q होता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे K और Q क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला हमारा ये वाला आ जाएगा। इस पे देखते हैं, इस फार्मूले को ध्यान से देखते हैं। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर बनता है कि डेल्टा जी नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका -2.303 RT लॉग K। ये चीज़ आपको ध्यान देना। आप खुद सोचो अगर कि आपका अगर KC ग्रेटर देन 1, अगर आपका KC ग्रेटर देन 1 है, लॉग की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा जी क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो अगर KC ग्रेटर देन 1 है तो लॉग KC की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा जी क्या आएगी निगेटिव। तो ये यानी K और डेल्टा जी का अपोजिट साइन होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको सिर्फ ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना, इतने फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। आइए हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और जो सेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ दी हैं, ठीक है ना। ये आपका हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड अपॉन, जो प्रोडक्ट होगा किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, क्या अटैकिंग है या इनर्ट है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मोल्टेन है, फ्यूज है, इक्वस है, या कंसंट्रेशन कैसा है, डाइल्यूट या कंसंट्रेट है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका मैं बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ इसका, आइए देखते हैं। ये एक चीज़ सिंपल सी चीज़ है, हमें किसको करवाना है किसको नहीं करवाना है। देखो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, तो हम क्या, अच्छा सिंपल सी बात है। देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एनोड, यानी यहाँ पर एनोड क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एनोड क्या होता है, हम लोग उस पिछले वाले में क्या पढ़ते हैं लोन, यानी लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता था और एनोड होता था जो कि निगेटिव होता था। तो डैनियल सेल में एनोड निगेटिव होता है, उसका उल्टा कर दो। एक जगह आपको याद रखना है, खाली सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको फिर से। लोन आप याद रखो कि डैनियल सेल में लोन होता था L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से निगेटिव। इसका उल्टा कर दो कि एनोड वाला यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हैं एनोड क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आपको सोचो देखो, और कैथोड कैसा होगा निगेटिव होगा। तो अगर कैथोड निगेटिव है तो उस पर कौन सा आयन आएगा पॉजिटिव आयन। कैथोड अगर निगेटिव है उस पर कौन सा आयन आएगा पॉजिटिव आयन आएगा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर एस ब्लॉक वाला आएगा, भाई पानी तो उसके अंदर होगा, अगर एस ब्लॉक वाला कोई भी आएगा तो हम क्या करेंगे उसको ना लेकर किसको लेंगे वाटर को लेंगे। और अगर बड़ा कोई आया, अगर पी और डी ब्लॉक का आया, बड़ा वाला कोई आया, तो हम क्या करेंगे वाटर को नहीं लेकर इसको लेंगे। इससे बहुत आसानी से आप याद हो जाएगा। अगर बहुत एसिडिक कंडीशन है, देखो कंसंट्रेट HNO3 है, H2SO बहुत एसिडिक है, तो हम क्या करेंगे H+ का रिडक्शन करवाएंगे, यानी यहाँ से H+ का देखो रिडक्शन H2 गैस बन जाएगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड निगेटिव होता है, सॉरी एनोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ये तो गलतियाँ होती है ना, बार बार होंगी, इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। एनोड पॉजिटिव होता है तो उस पर कौन सा आयन आएगा निगेटिव आयन आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई हैलाइड आएगा तो उसको लेंगे, वाटर को नहीं लेंगे। और अगर कोई बड़ा वाला आयन आएगा तो बड़े वाले को नहीं लेंगे, वाटर को लेंगे। और बेसिक मीडियम कोई है तो बेस वाला लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो आइए एक दो एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है LiCl, तो कैथोड पर क्या जाएगा Li जाएगा और एनोड पर क्या जाएगा Cl। तो देखो कैथोड पर रिडक्शन होता है तो Li+ से Li बन गया, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Cl- से क्या बन जाएगा Cl2 बन जाएगा। और इक्वस Na, देखो यहाँ पर क्या हुआ था आपका मोल्टेन दिया हुआ, यानी यहाँ पानी की बात नहीं कर रहा है तो Li और Cl ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इक्वस की बात किया है, किसकी बात किया है इक्वस। तो इक्वस का मतलब क्या आता है पानी आ चुका है, तो NiSO4। तो कैथोड पे क्या होगा Ni जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा आपका Ni जाएगा, ठीक है ना।
सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैथोड पे पी और डी ब्लॉक वाले को लेना होता है वाटर के मुकाबले में, और आपका किस पर किस जो है एनोड पे क्या जाएगा, जाहिर सी बात है एनोड पे वाटर जाएगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, O2 बनता है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हो कि CuSO4 में एक तो कॉपर जाएगा और दूसरा एनोड पे क्या जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन वाटर का होगा, सल्फेट ना जाकर किसका जाएगा, देखो सल्फेट ना जाकर क्या जाएगा, पानी जाएगा, तो पानी का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और उससे क्या बन जाएगी O2। ये इंपॉर्टेंट है। इक्वस NaCl, देखो इक्वस का मतलब क्या होता है पानी, तो इक्वस का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Na और आप खुद सोचो, यहाँ पर देखो Na में और वाटर में कौन जाएगा, वाटर, और वाटर के रिडक्शन से क्या बनता है, H2 गैस बनती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट ध्यान देनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4। देखो डाइल्यूट में क्या है, पानी ही पानी है, तो एनोड पे भी पानी जाएगा और कैथोड पे भी पानी जाएगा, तो पानी का ऑक्सीडेशन O2 बनता है, पानी का रिडक्शन क्या बनता है आपका H2 बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेट है तो पानी है ही नहीं, अब पानी है ही नहीं तो एनोड पे क्या जाएगा, बचा सल्फेट, तो सल्फेट जाएगा, और कैथोड पे क्या जाएगा, H जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और लास्ट चीज़ आती है आपकी इसमें, देखो केस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोड। अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, यानी हमने जिसका सिंपल सी बात, देखो हमने यहाँ पर कॉपर लिया तो कॉपर का ही क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। हमने यहाँ पर मान लो जिंक जो है, हमने यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो है, और एक एग्जांपल और कौन सा है, हाँ Ag, अगर हमने यहाँ पर Ag लिया, यहाँ AgNO3 लिया, तो हम सिंपल सी बात कहते हैं अगर ये सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड दोनों सेम हो जाएंगे तो इस केस में क्या होगा आपका कि दोनों पर क्या जाएगा, वही मेटल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर, दोनों पे कॉपर जाएगा, कैथोड पे भी कॉपर जाएगा और एनोड पे भी कॉपर जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, ठीक है ना। कैथोड पे भी कॉपर, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर। अब यहाँ कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, एनोड पे। तो पहली चीज़ क्या देखना है आपका कि ये इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर कॉपर +2 भी सेम रहेगा और सल्फेट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, Ai एनोड पर इम्प्योर रहेगा और कैथोड पर पेयर रहेगा, ये एक नंबर में आ सकता है। अदर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ CuSO4, Ag इलेक्ट्रोड, Ni इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी जिसका मेटल उसका सॉल्यूशन, तो दोनों पर क्या जाएगा, वही जाएगा। एक बार उसका ऑक्सीडेशन होगा, एक बार उसका रिडक्शन होगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। एकदम लास्ट चीज़ क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वालिटी हम अब क्वांटिटी देखेंगे कितना होगा, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे, यहाँ से देखो अगर x मोल है तो x फैराडे x ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि एक मोल, यहाँ से मैं पूरा देख लो कि देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन, Na का मतलब इतनी चीज़ होती है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। टोटल निकालने पर कितना आ जाएगा आपका, 1 फैराडे, 96,500 को हमने 1 फैराडे, इसीलिए कहते हैं भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, तो x मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, x फैराडे हो जाएगा। n फैक्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, n फैक्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको बस ये फार्मूला ध्यान देना है कि जो वेट होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू करंट इनटू टाइम अपान 96,500, यही फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना, जो वेट डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान n फैक्टर, इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है इफ़ यू सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देन द मास डिपॉजिट अंदर इलेक्ट्रोड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। यानी हम कह रहे हैं सब कुछ अगर सेम कर दे रहे हैं, भाई देखो आई को भी सेम कर रहे हैं, टी को भी सेम कर रहे हैं, चार्ज को भी सेम कर रहे हैं, फैराडे को भी, सब कुछ अगर सेम कर दे रहे हैं, तो W किस पर डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं W1/E1 = W2/E2, ये सेकंड लॉ आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये 3 चीज़ें आपकी दी हुई हैं ना, ध्यान से देखना भाई। देखो Na से Na+ बनता है, Na+ से 1, Mg में 2, और एल्युमिनियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इक्विवेलेंट वेट सबका अलग अलग होगा, देखो तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, देखो इसका 23/1 और इसका 24 होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान 2 यानी 12, इसका कितना होता है 27/3, ठीक है ना। तो यहाँ क्या फार्मूला लग रहा है सबको, वही इक्विवेलेंट वेट = मॉलिक्यूलर वेट अपान n फैक्टर, और n फैक्टर मैंने बताया था भाई जितना प्लस चार्ज होता है वही होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना होता है 1 होता है। तो आप देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 23/1, Mg का 24 होता है, 24/2 यानी 12, इसका कितना होता है 27 होता है /39। तो जिस रेशियो में आपका इक्विवेलेंट वेट आया उसी रेशियो में आपका वेट डिपॉजिट होगा। ये आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पहली चीज़ क्या होता है, देखो जिसका मोल ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। यानी जिसका मोल ज़्यादा हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मोल ज़्यादा होगा वो चीज़ है। अगर कुछ नहीं दिया तो वाटर सॉल्वेंट मानेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूरिया इन बेंजीन। अब मान लो यहाँ पर यूरिया है और बेंजीन है, तो यूरिया कम होता है सॉल्यूट हो जाएगा, और बेंजीन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट हो जाएगी। फेज ऑफ सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं, देखो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है
है ना। फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसी सॉल्वेंट का नेचर, यानी जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सॉल्यूशन का होगा, सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान कर देना कंसंट्रेशन टर्म में, पहली चीज़ देखो ऐसे आपको दिया हुआ x ग्राम पर लीटर या आपका स्ट्रेंथ दिया, तो इसका मतलब ये होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में x ग्राम आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना। ये चीज़, ये क्वेश्चन कई बार लड़के बार बार पूछते हैं बच्चे कि x% W/W कैसे हम याद रखें। सिंपल सी कहानी, देखो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर x ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, मतलब W/V है, तो 100 ml, तो नीचे वाला लेते हैं, वही देखो 100 ml के अंदर, यहाँ पे देखो नीचे वाला लेते थे ना, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर x ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और यहाँ पर V/V तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर x ml क्या है, सॉल्यूट है, ये चीज़। अगली चीज़ पे आते हैं, मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यानी 1 लीटर में जो सॉल्यूट होगा, 1 लीटर में जो सॉल्यूट होगा मोल का, ठीक है ना, वही क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, वही मोलारिटी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है 2 मोलर NaOH, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, 2, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे, सिंपल सी बात नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है 1 लीटर सॉल्यूशन में 2m का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल हैं। इंटेंसिटी क्या मतलब क्या होता है, न बांटने पर बढ़ता है, न कटने पर कटता है ना, जो एक ड्रॉप का भी वही होगा और एक पूरे डब्बे गत्ते का भी वही होगा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हो चुका है इतनी सारी चीज़ें आपका। हाँ, फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी कि आपका गिवन मास अपान फार्मूला मास, गिवन बहुत कम यूज़ होता है, गिवन मास अपान फार्मूला मास अपान वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये चीज़। नॉर्मेलिटी का आपको ध्यान देना, और ये इतनी चीज़ें तो आपको हमेशा ये रट जाना है। नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में क्या होता था, मोल अपान वॉल्यूम होता था, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। पहला क्या होता है, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, दूसरा मोल इंटू एन फैक्टर, तीसरा एन इंटू वॉल्यूम, और बाकी साइड में मैंने अलग अलग चीज़ें लिखी है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एन फैक्टर या मोलारिटी क्या होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मोलारिटी पे आते हैं, मोलारिटी क्या होती है, वही मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों में डिफरेंस देखना, मोलारिटी और मोलारिटी में। यहाँ पर भी मोल ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर भी मोल ऑफ सॉल्यूट है, बस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है किसमें, केजी में। जैसे एग्जांपल के तौर में आपका दिया हुआ है, अच्छा 1000 केजी या 1000 ग्राम या 1 केजी आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसमें कितना सॉल्यूट है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना, इतनी चीज़ें। और बाकी ये डायरेक्ट कुछ फार्मूले हैं, अगर याद हो जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मोलारिटी और मोलारिटी में जो रिलेशन होता है। अगला बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ए और बी मान लो दो लोग हैं ना, ए बी मिक्स कर दिए गए हैं, तो अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब उसका मोल लेंगे, बी का मोल लेंगे और नीचे टोटल लेंगे। और अगर हम ए निकालना है तो ए को ऊपर ए का मोल लेंगे और नीचे टोटल लेंगे, और दोनों का जो मोल फ्रैक्शन आता है किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको ध्यान देना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मान लो एक सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, m मोलारिटी, उसकी मोलारिटी अपान मोलारिटी प्लस 1000 अपान mw। ये अक्सर क्या होगा अपना, जो सॉल्यूट क्या होगा अपना, हमेशा H2O होगा अक्सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूट अपान सॉल्वेंट, यानी इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा 55.5 अपान m प्लस 50.5, तो ये बहुत कम यूज़ होगा, लेकिन बट अगर यूज़ हो जाए तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैंड ऑफ द सॉल्यूशन एक आध बार आ जाती है, सिंपल सी बात है, तो हम ये कहेंगे, मान लो किसी का दिया है 11.2 V यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो हम क्या कहेंगे कि 1 लीटर H2O2 में 11.2 लीटर O2 निकलेगी, इसका मतलब यही होता है। एन फैक्टर कितना होता है इसका, एन फैक्टर 2 होता है, एन फैक्टर कितना होता है यहाँ पर 2 होता है। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रख लेंगे, एक नंबर आपका हो जाएगा। मोलारिटी क्या होती है, वॉल्यूम अपान, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है ये अपान 11.2। अगर नॉर्मेलिटी पूछ लेगा तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर क्या कर देंगे, नॉर्मेलिटी कर देंगे, सिंपल सी कहानी है। आइए हम सॉल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, राउट लॉ। एक दो नंबर फिक्स होता है यहाँ से, देखिए पहली चीज़ क्या होती है राउट लॉ में। मान लीजिए कोई चीज़ क्या होती है, दो चीज़ है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब क्या हो सकती है, दोनों उड़ सकती हैं, तो इसका मतलब P0 0 नहीं होगा। उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए लिक्विड है ना, आपको उसने लिक्विड ए और बी को आपने क्या है मिक्स किया है, तो ए का मतलब XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन द सॉल्यूशन, बी का मतलब उसका मोल फ्रैक्शन, और वाई ए का मतलब क्या, वेपर में, वही सेम चीज़, मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर में, और ये वाला लिक्विड में। मिक्सचर मान लो है ये आपका, अगर मिक्सचर है तो PA/PB उसका पार्शियल प्रेशर होगा, और P0 जो दिया हुआ प्योर फॉर्म में जो उसका आपका वेपर प्रेशर होगा ना, ये चीज़ देखते हैं। तो राउट लॉ क्या कहना चाहता है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आप फिगर से देख लीजिए, ठीक है ना, ये आपका ठीक फिगर से देख लीजिए। मान लो लिक्विड ए और बी को हमने मिलाया,
तो ये राउट लॉ है। थोड़ी देर के बाद ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद तो ये आपका डाल्टन लॉ हो जाएगा। यानी राउट लॉ क्या कहता है, इतनी चीज़ें। राउट लॉ का मेन स्टेटमेंट क्या है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी चीज़ें, इसका मतलब पी ए क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। पी बी एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब पी बी किसके बराबर होगा, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। ये चीज़ हो गई। डाल्टन ने, ये देखो राउट लॉ का मेन स्टेटमेंट है, याद रखना है। डाल्टन क्या कहते हैं कि भाई जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी का होगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो पी टोटल क्या होगा, पी सॉल्यूशन होगा, और पी ए प्लस पी बी, और पी ए कितना होता है अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है, ये है। तो आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि इसको, कि अगर मान लो एक्स बी दिया है तो आपको दो, अच्छा एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप आसानी से चीज़ें देख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, मान लो वाई ए वाई बी, एक्स ए एक्स बी हो गया, वाई ए वाई बी हमें निकालना है। तो ये वाई ए वेपर फेज में हमें निकालना है ना, सिंपल सी कहानी। तो वाई ए क्या होगा, उसका मोल अपान टोटल, वाई बी उसका मोल अपान टोटल, दोनों को मिलाकर 1 होगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सिंपल सी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपान पी टोटल, सिंपल सी बात है। तो मोल फ्रैक्शन वाई ए का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ए का अपान टोटल। तो देख लो, और पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी ए क्या होता है, यहाँ से निकाल, तो यहाँ पर देख लो आप कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, पी ए अपान पी एस। तो ये सिंपल सी कहानी आपकी है ना, इतनी चीज़ आप याद रख सकते हो। हेनरी लॉ और राउट लॉ में फ़र्क क्या है, देखो यहाँ हेनरी लॉ क्या होता है, देखो राउट लॉ में पी इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि राउट लॉ जो है स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ होता है। एक केस हमारा मान लो ये देखो, H2O और यूरिया को हम मिला रहे हैं ना। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, यूरिया क्या होता है, सॉलिड होता है। तो भाई वाटर है तो ये उड़ सकता है, वोलेटाइल होता है, लेकिन ये सॉलिड है ना, सॉलिड थोड़ी उड़ेगा, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल है। तो इसका जो प्रेशर आएगा, सॉलिड का प्रेशर जो आएगा इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, दोनों मिक्सिबल है यानी मिक्स हो सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब खुद सोचो, अगर ये 0 हो चुका है तो वेपर प्रेशर में कमी आ गई है, इसका मतलब जो पी नॉट ए होगा वो पी सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, क्वेश्चन आ चुका है लोअरिंग में। तो अब कितना लोअरिंग होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप ध्यान से, ठीक है ना, कैलकुलेशन पूरा। तो हम फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला देखें। जैसे मान लो ये पी नॉट ए है और ये पी सॉल्यूशन है, इसका मतलब पी सॉल्यूशन पी नॉट ए से क्या होगा, कम होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कहेंगे, लोअरिंग कहेंगे। और अगर वो रिलेट कर दे भाई, हम इसको क्या कहेंगे, देखो पी नॉट ए ज़्यादा होगा, पी एस क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई पी नॉट ए माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको जो माइनस कर दो, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, लोअरिंग होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 5 है और नीचे वाला 1 है, तो लोअरिंग कितने की आई है, 4 की लोअरिंग आई है, वही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर उसी को ए के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे कहते हैं आरएल वीपी, ठीक है ना। और जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग आरएल वीपी होती है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉलिड बी। तो जो नॉन वोलेटाइल होगा, जो नहीं उड़ पा रहा था, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो एट द एंड आपको लास्ट में कुछ फार्मूले याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पी सॉल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, इस केस में क्योंकि एक्स बी वाला तो 0 हो चुका है। और लोअरिंग प्रेशर कितना होगा, ये आप देख सकते हैं, लोअरिंग वाला, ठीक है ना। और ये अलग अलग, तो हम कब यूज़ करेंगे, मान लो ऐसा कब यूज़ करेंगे, ये दोनों फार्मूले में कन्फ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ पी नॉट ए है, यहाँ पी एस है, तो हम कैसे माने, क्या यूज़ करेंगे, जब आपको मास, मोलिकुलर वेट, मोल ये सब गिवन होगा तो ये वाला अप्लाई कर देंगे। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का आएगा। दिस प्रॉपर्टी डिफाइंड फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या है, डिफाइंड वन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द वोलेटाइल, यानी एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो। अभी हमने देखा था। डिफिनीशन क्या है, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी रिलेटिव नंबर पर डिपेंड करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पर करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्वेंट का मोल, इस पे डिपेंड करती है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला आपका एक नंबर जरूर मिल जाएगा, टाइप ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली चीज़ RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा F। अब यहाँ एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखो अगर सिर्फ आपको वेपर प्रेशर दे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, रिलेटिव लोअरिंग होगी, ठीक है ना। आपको बॉइलिंग पॉइंट देगा तो वो नहीं होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी चेंज। और अगर आपको सिर्फ दे मेल्टिंग का पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, वो नहीं होगा, क्या होगा, डेल्टा TF यानी डिप्रेशन होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। और पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नॉर्मल वाला नहीं होगा, लेकिन जिसके अंदर चेंज आ रहा होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अगली चीज़ क्या है, आप कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB क्या होगा, KB जो उसका कांस्टेंट आपको दिया होगा I इंटू M, ठीक है ना। M मतलब मोलारिटी, I का मतलब कितने पार्ट में वो टूट रहा है, I हम लोग एक बार देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। डेल्टा TF क्या होगा, यहाँ इसका कांस्टेंट इंटू मोलारिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, डेल्टा TB का मतलब क्या होगा, TB अब माइनस TB नॉट, और TB नॉट कितना 100 बाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो TB माइनस
टी बी नॉट यानी 100, या जबकि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 तो माइनस टी एफ, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या गलत होगा, अगर क्वेश्चन खुद आपसे पूछे कि लोअरिंग कितनी हो रही तो हम पॉजिटिव बताएंगे, और अगर आपसे पूछे भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा तो भाई माइनस में नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। कमी होगी भाई, 0 से नीचे क्या आता है, माइनस आता है। डिसोसिएशन में यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं भाई, कोई पार्टिकल अगर टूट रहा है, ठीक है ना, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है आपको दिया होगा जो हमें आई कहता था ना, आई, तो वही चीज़ होती है आपका आई इज इक्वल टू एन के बराबर होगा, और अगर आपको अल्फा दिया होगा तो इस यहाँ से आई निकाल सकते हैं। एन का मतलब कितने पार्टिकल में टूट रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है CSI3, तो सीजियम क्या होता है, एस ब्लॉक का होता है, सीजियम पर प्लस आता है, और कन्फ्यूज लोग जानते हो क्या हो जाएंगे कि सीजियम अलग 3 आए, नहीं भाई, सीजियम पर +1 होता है, इसका मतलब इस पर I3 माइनस होगा, तो टोटल आयन कितने हैं 2, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2। दूसरा आपको क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, ICRT, I इंटू सी इंटू आर टी ना, सी आई तो क्या होता है मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी होगा, नहीं दिया अक्सर नहीं दिया होता है तो नहीं करेंगे, CRT। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 ना, अगर दोनों पाई 1 पाई 2 के बराबर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। अगले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, एक नंबर यहाँ पर फिक्स होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, सिंपल सी कहानी देख लो, ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का ये बराबर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है, जब दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर होगा। कैसे पहचानेंगे आइडियल है कि नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। फंक्शनल सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पोलैरिटी अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, यानी एक या दो कार्बन का ही डिफरेंस होना चाहिए, और साइज अप्रॉक्स सेम होना। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, एक कार्बन का डिफरेंस है, ये हो जाएगा आइडियल। यहाँ पर भी देखिए Cl और Cl है, तो एक कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक बेंजीन है और एक CH3 है, टोल्यूइन है, तो है तो दोनों बेंजीन, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम, एक कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर CCl4 है, यहाँ पर SiCl4 है, तो C कार्बन और सल्फा SI में सिलिकॉन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो N पेंटेन N हेक्सेन, ये भी देख लो एक कार्बन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं यहाँ पर CH3OH की और Cl की, भाई OH अलग है Cl अलग है, तो ये फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन की खास बात क्या है, पहली चीज़, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, फॉलो राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि राउल्ट लॉ को ये फॉलो करता है, यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा आएगा ये फार्मूला वैलिड होता है, ये फार्मूला वैलिड होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सर 0, डेल्टा V भी 0, डेल्टा G क्या होता है नेगेटिव, और डेल्टा X क्या होता है पॉजिटिव। आइए हम हैक देखते हैं, जो एक आध दो नंबर आपका मिल जाएगा सिंपल सा। देखो जो डेविएशन होता है सबकी बारी देख, देखो डेल्टा G सब में निगेटिव होगा, डेल्टा S सब में पॉजिटिव होगा, डेल्टा G सब में निगेटिव होगा, डेल्टा S सब में पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखो डेल्टा H और डेल्टा U की बात करते हैं, अगर 0 होगा तो इसे आइडियल कहेंगे, अगर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव डेविएशन, और निगेटिव होगा तो निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या समझो, निगेटिव डेविएशन का मतलब ये क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या है, कम। अगर वेपर प्रेशर कम होगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर उल्टा होते हैं। अगर वेपर प्रेशर कम होगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का कहेंगे मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रॉप। हम कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो आइडियल सॉल्यूशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें याद रहेगा क्या है। निगेटिव में ध्यान क्या देना है आपको, निगेटिव जो निगेटिव डेविएशन होगा, एक तो एसिड परसेंट हो, एक तो आपका CHCl3 होगा एक्सेप्ट, ठीक है ना, या तो एसिड आपका हो या फिर आपका CHCl3 हो, एक्सेप्ट इस वाले के, ये वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब देख लो। एग्जांपल के तौर पे ये वाला एग्जांपल देख लो, ये वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ पर भी एसिड, यहाँ पर भी आपका एसिड, यहाँ पर भी ये CHCl3, और ये आपका ये स्पेशल याद रखना है। यानी आपसे पूछा जाता है निगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। निगेटिव डेविएशन में स्पेशल एग्जांपल आपको जो बताया था एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का आपको याद रखना है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसमें ऑब्जर्व ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत ध्यान से देखो। निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जर्व वाला कम हो जाएगा, कैलकुलेट वाला ज़्यादा आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आता है, ज़्यादा आता है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। फिर आपका एजियोट्रॉप है, ये एजियोट्रॉप, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, प्योर कंपाउंड नहीं होते। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट लिक्विड एट डिफरेंट कंपोजिशन द होल मिक्सचर बॉयल एट अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ये आपको डायरेक्ट आपको ध्यान देना है डिफिनीशन, कि अगर आपको एजियोट्रॉप की डिफिनीशन आ गई, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और एक मैक्सिमम, तो ये आप रीड कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। मैक्सिमम बॉयल में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका कम, कम का मतलब निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, आपको यह चैप्टर खत्म हो चुका है।
आपका लास्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। गाइस मेरी नोट्स मिल नहीं रही है केमिकल काइनेटिक्स की, तो एक दूसरी नोट से पढ़ा रहा हूँ। बस इसमें मेन चीज़ें आपको करवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन न गलत हो। पहली चीज़ का ध्यान देखो, आपका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, या प्रेशर अपॉन टाइम, या फिर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो वो जो जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं एग्जैक्ट वही चीज़ें हिट कर रहा हूँ। देखो अगर आपसे ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए का कोफिशिएंट ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी और डी का स्मॉल डी। अगर आपको पूछा जाए कि पार्टिकुलर स्पीसीज का, भाई रेट आप देखो, सिंपल सी बात है भाई, कि जो आपका रिएक्टेंट होगा वो कम होगा तो डिसअपियर होगा ना, जो रिएक्टेंट होगा टाइम के साथ साथ कम होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो कम होने का मतलब क्या है, डिसअपियर, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और ये जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा तो रेट ऑफ अपियरेंस। आपको सोचो, अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब माइनस है, तो कम हो रहा है इसका मतलब माइनस है, तो क्या होगा, किसका माइनस, डी ए बाई डी टी, और ये इसमें माइनस रहेगा बी बाई डी टी, और ए का मतलब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस डी सी बाई डी टी। जब आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, जब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो वही चीज़ रहने देना, बस क्या करना, जो ए का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, जो बी का कॉफिशिएंट है बी वाला डिवाइड कर देना, माइनस है तो माइनस। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है उसके नीचे उससे कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी वही सेम कहानी आपको करना है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये आपको दिया हुआ है, ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे बोला जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 का कितना है, इतना आपको दिया हुआ है, तो आपको अलग अलग बताना है, ठीक। तो जब आपको दो पार्टिकुलर स्पीसीज को रिलेट करना हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो सबका रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, देखो N2 के नीचे माइनस तो रहेगा, N2 के नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कुछ है नहीं, ठीक है। H2 के साथ 3 है तो 1/3 हो गया, NH3 के साथ 2 है तो 2 हो गया। तो हमें क्या दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, यानी 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, देखो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बाकी जो पार्ट आपको दिया वो कितना है, 2 × 10⁻⁻4, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 10⁻⁻4। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है तो यहाँ से कंपेयर करके आप लिख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद आते हैं सीधे हम लोग रेट लॉ पे आते हैं। रेट लॉ क्या होता है, हम सिंपल सी बात कहते हैं कि रेट लॉ में क्या होता है, मान लो एक रेट है, के कांस्टेंट होता है, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। तो पहली चीज़ क्या है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, एन, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो रेट लॉ की बात क्या करेंगे भी, एक्सपेरिमेंटली होता है पहली चीज़, या ये रेट लॉ क्या होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटली होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, ओनली सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है, ये सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है, सी डी के लिए नहीं होगा, सिर्फ ए और बी के लिए होगा। दूसरा, ये जो रेट एक्स और वाई है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ एक्स और वाई। लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा, ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। एक्स और वाई तो हो सकता है लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो नहीं हो सकता। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, वो जो के होता है रेट कांस्टेंट, वो किस पे, सिर्फ टेम्परेचर पे या कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में जरूर आता है। यूनिट क्या बताएंगे हम इसकी, देखो मोलारिटी, वो की 1 - n और सेकंड की पावर -1, ये आपको याद रखना है, मोलारिटी 1 की -n और सेकंड की पावर -1। मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका मतलब 1 - n की वैल्यू कितना रखेंगे, 0, तो m मोलारिटी पर सेकंड, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। और यही सेम रिएक्शन कितनी है, रेट ऑफ रिएक्शन की भी होगी यूनिट, ठीक। और मान लो आपका दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, m पे क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड -1 बचा। और सेकंड -1 किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना, सिंपल सी कहानी। एक चीज़ ये भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि मोलालिटी, देखो मोलालिटी क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो अगर मोल की यूनिट -½ आएगी तो लीटर की हाफ आएगी। कैसे कह सकते हैं, देखो मोल पर लीटर, मोल ऊपर होता है और लीटर नीचे होता है। तो अगर मोल प्लस में आएगा तो लीटर किस में आएगा, माइनस, और अगर मोल माइनस में आएगा तो लीटर किस में आएगा, प्लस। यानी अगर एक -½ होगा तो एक +½ होगा। आइए देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स ना। आपको सिंपल पूछा जा सकता है 1 नंबर। एलिमेंट्री में एक सिंपल रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप की होती है, और ये आपका 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मैकेनिज्म की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और इसमें क्या होता है, रेट लॉ में जो भी एक्सपोनेंट रेट लॉ में जो x + y किसके बराबर होते हैं, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स में इसका उल्टा कर दीजिए, मल्टी स्टेप में होती है, मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी चीज़ें तो आप एक आध नंबर में आएगा तो आप लिख सकते हैं। मोलिकुलरिटी को आप देख सकते हैं कि मोलिकुलरिटी क्या होती है, आती है अक्सर। तो मोलिकुलरिटी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम आयन रिएक्ट स्पीसीज, यानी एक रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी मोल आएंगे। जैसे
एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए कितने, अच्छा रिएक्टेंट NH4NO3 यार मोलिकुलरिटी देखो कितने लोग आए हैं, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल मिलाकर कितने हैं, रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ पर 2 लोग हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, वो इंटीजर यानी सिर्फ 1 2 3 में होगी, ठीक है ना, और 0 या निगेटिव में नहीं होगी। जैसे ठीक है ना भाई, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने आ रहा है तो माइनस में थोड़ी आएगा, या तो 1 या 2 या 3 में आएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है मोलिकुलरिटी आर्डर के बराबर होती है। इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और आर्डर बराबर होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मोलिकुलरिटी तो नहीं होती भाई, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई सारी रिएक्शन होती है तो उसमें ओवरऑल तो नहीं आती है, लेकिन हर स्टेप की अपनी हो सकती है, हर स्टेप की हो सकती है अपनी अपनी, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको ध्यान देना। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मोलिकुलरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 हो सकती है। इसका रीज़न पूछा जाता है भाई मोलिकुलरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, बिकॉज कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज नॉट इफेक्टिव, कि मोर देन 3 मॉलिक्यूल का इफेक्टिव नहीं होता। आइए देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भाई। देखो इसमें रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ए की पावर 0, इसका मतलब रेट ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रेट और रेट कांस्टेंट क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो रेट होता है वो ए नॉट पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन R = K, यानी जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो चुका है। तो ये चीज़ आपका ध्यान देना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ जीरो ऑर्डर में क्या याद रखना है कि A0, ठीक है ना, किसी A0 इज माइनस AT = KT, यानी आपका रेटला जो होता है किसी A0 माइनस जो आपका इनिशियल है और जो घटेगा थोड़ी देर के बाद T टाइम पे, वो किसके बराबर होता है, K और T के बराबर होता है। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। T½ आते हैं, T½ यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे T½ की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से निकालने के बाद A0/2K, A0/2K, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ग्राफ आपको दिया हुआ भाई ए में और टी में, कह रहे भाई टाइम के साथ साथ क्या कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, पहली चीज़ तो है। और जो रेट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको मार्क कर लेना, एक आध नंबर में ज़रूर आएगा कि जो रेट होता है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए रेट क्या हो, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तीसरा ग्राफ क्या होता है, देखो T½ क्या होता है, A0/2K, इसका मतलब T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 होती है, क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपका सीधा, और यहाँ से आप अगर tan थीटा या स्लोप निकालना चाहें तो 1/2K के बराबर आ जाएगा। सेम कहानी फर्स्ट ऑर्डर के साथ है, इसमें रेट a के पावर 1 पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब R = KA, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी आपकी सीधे। और यहाँ का फार्मूला आपका क्या आएगा, यहाँ का फार्मूला देखिए सीधा आपका ये आएगा, यहाँ का फार्मूला ये आएगा कि ln A0/AT = KT, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। यानी मैं सिंपल सी बात कहूँ तो आपको फार्मूला ऑर्डर का याद रखना है। और यहाँ पर T½ का क्या आएगा, देखो T½ का यहाँ पर फार्मूला क्या आता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। T½ का फार्मूला 0.693/K यानी ln2/K, तो ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लीजिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन विच ऑर्डर इज फर्स्ट बट मोलिकुलरिटी मोर देन 1, कि मोलिकुलरिटी तो 2 होती है, ठीक है ना, जबकि ऑर्डर 1 होता है, तो भाई झूठी है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ना। अच्छा इसमें केस क्या होता है, मान लो जो एक्सेस में होगा, ठीक है ना, ये देखो आप लोग देखने में क्या लग रहा है कि भाई A है और B आया, ठीक है ना, तो ऑर्डर कितना है 2 और मोलिकुलरिटी B कितनी है 2, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, होता एक्चुअल में होता क्या है आपका कि ये एक्सेस में होता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल कुछ याद रखना है आपको कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी क्या होती है, दिखने में तो 2 लोग लग रहे हैं, देखो दिखने में एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, तो वाटर एक्सेस में होता है तो वाटर को हम लोग रेटला से हटा देते हैं, ये भी यूज होता है अक्सर जगह कि यहाँ पर हटा देते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसीलिए होता है कि मोलिकुलरिटी आपको 2 दिख रही है लेकिन ऑर्डर भी 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 है, इसका मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। हम लोग एकदम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पार्ट आपका है कोलिजन थ्योरी का, एक्टिवेशन एनर्जी का। एक आध नंबर 2 नंबर आपसे मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आइए देखते हैं एनर्जी फैक्टर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू रीच द थ्रेशोल्ड बैरियर। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए थ्रेशोल्ड बैरियर तक जाने के लिए। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, ये मान लो रिएक्टेंट है, ये देखो ये आपका थ्रेशोल्ड बैरियर है, ये रिएक्टेंट है, इसकी अपनी कुछ एनर्जी है भाई, इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी HR। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है भाई, ये यहाँ पर है, इसको यहाँ तक जाना है, तो जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी लगी वही क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सिंपल सी बात है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्टेंट वाले की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, तो ये आपको ध्यान
ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि रिएक्टेंट से ज़्यादा किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ग्राफ देखकर आपको पहचानना है कौन एंडोथर्मिक है, कौन एक्सोथर्मिक होता है। दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं भाई, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो फॉरवर्ड होता है ई ए फॉरवर्ड, वो डेल्टा एच से ज़्यादा होता है। एक्सोथर्मिक के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। एक बार कैडिशन देखो, ये आपका है, ठीक, एक का पाथ 1 दिया है, एक पाथ 2 दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको क्या देखना है कि भाई पाथ 1 कौन सा है, पाथ 1 2 कौन सा है, ठीक। एक आपका विदाउट कैटालिस्ट है, एक विद कैटालिस्ट है, तो ये अपना वाला है। पाथ 2 क्या है, ये आपका क्या है, विदाउट कैटालिस्ट है। और एक आपका पाथ 1, यहाँ पर एक चीज़ आपको, हाँ, तो ध्यान क्या देना, देखो पहले वाला ग्राफ आपका ये 1 था, ये 1 था। जब हमने कैटालिस्ट विदाउट कैटालिस्ट, जब हमने कैटालिस्ट डाला तो पहले थ्रेशोल्ड बैरियर यहाँ पर था, अब थ्रेशोल्ड बैरियर कहाँ पर आ गया है, नीचे। थ्रेशोल्ड बैरियर कहाँ आ गया है, नीचे। अब ये आसानी के साथ जा सकता है, इसीलिए कैटालिस्ट डालने पर रिएक्शन फास्ट होती है। पहले वो यहाँ से यहाँ तक जाता था, लेकिन अब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आसानी से देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये इतनी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब कैटालिस्ट का एडिशन हुआ तब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। लेकिन एच आर और एच पी क्या है, सेम है। यानी कैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए भाई, देखो पहले भी इसी पोजीशन पे ये था रिएक्टेंट और अब भी इसी पोजीशन पे है, तो इसका एच आर और एच पी तो सेम है ना, खाली थ्रेशोल्ड बैरियर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। देखो पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया है, तो नीचे वाला पोर्शन सेम है, एच आर और एच पी सेम है। हाँ, ये फॉरवर्ड पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ता था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आपका कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना ये। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। एक चीज़ ये देख लीजिए, आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ना, एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, सनलाइट कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए एकदम लास्ट पोर्शन की तरफ आ चुके हैं। अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अर्हीनियस की ये इक्वेशन होती है पूरी की पूरी, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ देखो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिए, रोक के स्टॉप करके। यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर कैटालिस्ट डालेंगे तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये देख सकते हैं ना। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं कि रेट कांस्टेंट पे कौन कौन है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटालिस्ट, ये तीनों से रेट ऑफ कांस्टेंट अफेक्ट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्टेंट और आपका कैटालिस्ट, टेम्परेचर का कोई भी असर इस पर नहीं होता है। इतनी चीज़ें हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अगली चीज़ का ध्यान देना, बस इस ग्राफ को ध्यान देना, इन दोनों ग्राफ को आपको ध्यान देना, दोनों ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने एक बार क्या लिया है, ln के, और यहाँ पर एक बार लिया है आपका log के। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि अगर ln के है, डायरेक्ट याद रखोगे ln a में है और 1/t में टर्म डायरेक्ट है, स्लोप माइनस EA/R, स्लोप कितना आएगा, माइनस EA/R। अगर लॉग वाला होगा तो स्लोप वही सेम आएगा, बस नीचे 2.3 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। ध्यान फिर से देना, यहाँ पर EA/R है, माइनस EA/R, यहाँ पर माइनस EA/2.3। लॉग में क्या होगा भाई, देखो ln से लॉग में कन्वर्ट करोगे, 2.3 आता है, तो 2.3 से यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। इतनी चीज़ आपको स्लोप ध्यान देना है। तो मैंने कहा ना, इसको आपको ध्यान देना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, कि log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303। यहाँ पर देखो सेम है ना, स्लोप वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आपका प्लस है, 1/T1 माइनस 1/T2।